बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे हाथ में इस वक्त है एक मिक्स प्लेट, और ये मिक्स प्लेट तैयार की है जनाब ज़फ़र आलम तलत साहब ने। ये तकरीबन 388 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ज़ख़ीम किताब है, और इसके 6 हिस्से हैं, जिसमें तारुफ़ है, तबसरे हैं, खाकियात है, कुरानियात है, मुतफ़र्रिक़ात है, ज़रियात है, वगैरह वगैरह। अच्छा, मुसन्निफ़ ने इस ख्याल से कि लोग किताब पढ़कर ये ना पूछें कि भाई क्यों लिखी थी ये किताब, खुद ही 4 नाम दे दिए कि ये लोग जिम्मेदार हैं इस किताब की इशाअत के। इसमें दूसरे नंबर पर नाम बरादर अजीज अहमद हातिब सिद्दीकी साहब का है, और तीसरे नंबर पर नाम जनाब कलीमुल्लाह चुग़ताई साहब का है। ये दोनों वो हैं जिन्होंने ज़फ़र आलम तलत साहब को इस लिखने लिखाने की लाइन में डाला, और साथ ही साथ उनकी कदम कदम पे रहनुमाई करते रहे। चौथे नंबर पर जिस शख्स का नाम दिया है वो न शायर है, ना अदीब, ना उसका कोई कलाम छपा है, ना उसकी कोई किताब, मगर ज़फ़र साहब ने उसे भी लपेट दिया और लिखा कि उन्होंने हमारी बहुत हौसला अफजाई की और किताब लाने का मशवरा दिया। कमाल है भाई, किसी ने मजाक किया और मौसूफ उसे सच समझ बैठे। अब क्या बंदा मजाक भी ना करे अपने पुराने दोस्तों के साथ? वैसे वो शख्स आपकी किताब में अपना नाम पढ़कर दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा होगा कि लो भाई साड़ी भी टोर बन गई जे। ये बात मैं इसलिए बहुत जमकर कह सकता हूं कि वो शख्स मैं ही खाकसार हूं। मगर किसी ने ज़फ़र साहब से पूछा कि जनाब आपने जिस बंदे के कहे को सनद मान लिया, उसका अदब आलिया में क्या मुकाम है, तो आप क्या जवाब देंगे? अच्छा, मौसूफ को अच्छी तरीके से मालूम है कि उम्र के इस हिस्से में आने के बाद भी मेरा अदब आलिया से ताल्लुक सिर्फ किसी आलिया की हद तक हो सकता है। मैं किसी आलिया के चक्करों में तो पढ़ सकता हूं, मगर अदब से तो भाई मेरा दूर दूर भी कोई ताल्लुक नहीं। अदब और मैं ला हौल वला कुव्वत। किसी ने मुझसे पूछा कि आप किताबों पर तबसरे तो करते हैं, लेकिन किताबें खुद क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा भाई, मैं अंडे खाने का शौकीन हूं, हर किस्म के ऑमलेट खाकर उस पर तबसरा किया करता हूं, मगर मुर्गी की तरह अंडे नहीं दे सकता। मेरे वो दोस्त बोले कि अंडे देने के लिए मुर्गी होना जरूरी नहीं है। फेसबुक पर शेर व अदब का हाल देखे तो मालूम होगा कि अब तो माशाल्लाह कुड़क मुर्गे भी हर तरफ अंडे देते फिर रहे हैं। अच्छा, किताब लिखने पर उकसाने वालों की फेहरिस्त में ज़फ़र साहब ने अव्वल नंबर पर अपनी बेगम को रखा है। उनका कहना है कि हर मर्द की काविश के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरे पीछे तो पूरी की पूरी औरत है। लिखते हैं, तख्लीकी काम बेगम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए हम सबसे पहले अपनी बेगम साहिबा को 21 तोहफों की सलामी पेश करते हैं। वैसे तख्लीकी अमल में बेगम के किरदार पर लगता है ज़फ़र आलम तलत ने वो सरदार जी का मकूला सुन रखा होगा कि एक ते कम भी पैड़ा, दूजा कल्ले बंदे तक कम भी नहीं जे। लेकिन बेगम की तारीफ की वजह ज़फ़र ने यह बताई कि अगर बेगम से शुरू न करें तो ऐन मुमकिन है कि बुढ़ापे में घर से बेघर होने का सदमा उठाना पड़े। हमसे ज्यादा आप हजरात नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर निकाले गए तो आप ही लोग हैं कि जिनके दौलत कदे पर हम पड़ाव डाल सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि किताब पढ़ें तो लगता है कि बेगम ने उनके अंदर के अदीब का अच्छी तरीके से दफ मार डाला। शादी से पहले की ज़फ़र आलम तलत साहब अपनी कैफियत ही बयान करते हैं, एक जमाना था कि आतिश जवां था, जवानी दीवानी, न कोई फिक्र न परेशानी, हावजा लाजवाब, जिंदगी खुली किताब, आंखें चार चश्मे के साथ, बातें चटखारेदार, हासिर जवाबी और बदरसंजी उरूज पर, फिक्रबाजी कमाल पर, मगर वही हुआ जिसका डर था, यानी शादी हो गई।
फिर शादी के बाद 40 साल की अज़दवाजी जिंदगी में जफर ने लिखने लिखाने की कोशिश तो बहुत की और थोड़ा बहुत लिखा भी, मगर बहुत हसरत से कहते हैं शादी के बाद जो गमे रोजगार और गमे जमाना लाहक हुआ, तो कैसी शायरी, कैसी कॉलम निगारी, कैसी हासिल जवाबी, कैसी बदसंजी, कहाँ का हाफजा, कहाँ की फिक्रेबाजी। 14 तबक रोशन हो गए, बहुत जल्द होश ठिकाने आ गए, सब कुछ छूट गया, सब कुछ लुट गया, फिर क्या था गोशे गुमनामी और आफियत कोशी में पनाह ले ली। जफर साहब लिखते हैं कि जिंदगी की 40 साल बेगम की डांट डपट सुनते सुनते गुजार दिए और इतने आदी हो चुके थे कि जिस दिन बेगम की डांट न पड़े खाना अपना हजम नहीं होता था। बेगम की डांट चूरन का काम करती थी। जफर ने जो कुछ लिखा बेगम के हुक्म पर लिखा। बेगम कहा करती थी ये लिखो और ये ना लिखो। वो उन्हें डांटती थी कि आपका कॉलम तो कोई पढ़ता भी नहीं है, पता नहीं आप क्या ऊट पटांग लिखते रहते हैं, हमारे तो सर के ऊपर से गुजर जाता है। अब उन्हें क्या पता कि हमारी तखय्युल परवाज कितनी बुलंद है। फिर अगर कुछ नीचे होती तो सर से गुजरने के बजाय यानी दिमाग से गुजरती तो समझ में भी आती। लेकिन फिर जफर एतराफ करते हैं कि इतने कॉलम हम पे नाजिल नहीं होते जितने मशवरे हमारी बेगम हमें दे देती थी कि फजूल लिखने से बेहतर है कोई काम की बात लिखा करो। जफर लिखते हैं कि खुदा खुदा करके बुढ़ापा आया, बेगम की डांट डपट तो जारी रही मगर अंदाज बदल गए। वो जो शादीशुदा बरसरे रोजगार होते हैं, जफर के मुताबिक उन पर डांट डपट जरा मुख्तलिफ किस्म की होती है। मुन्ने के अब्बा, कब से कह रही हूं मुन्ने का पैम्पर लाने के लिए और आप हैं कि सुनते ही नहीं। अब अगर मुन्ने ने आपके ऊपर कुछ कर दिया तो मुझसे ना कहिएगा। इसके बरक्स रिटायर्ड लोगों का मामला कुछ मुख्तलिफ होता है। इनकी डांट का अंदाज कुछ यूं हो जाता है, क्या हर वक्त पलंग पर पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हो, अगर करीम या उबर भी चला लेते तो 4 पैसे बच जाते, मेरा नया सूट आ जाता, कब से नए सूट को तरस रही हूं। हालांकि जफर ने बताया कि वो पिछले ही हफ्ते लूट सेल से लुत्फ अंदोज हो चुकी थी। मिक्स प्लेट में हमें जफर का बचपन नजर आता है। बचपन में वो बहुत ही शौक शरीर थे, निचला बैठना उनकी फितरत में था। लिखते हैं कि एक दिन हमारी शरारत को देखते हुए वालिद के एक दोस्त जिनका नाम बकाउल्ला शाह था, हमारे वालिद से कहने लगे, अमा यार ख्वाजा, ये नालायक अपनी माँ के पेट में 9 महीने कैसे रह गया। मगर जब वो शरीर बच्चा थोड़ा हुआ तो इस्लामी जमीयत तलबा के हत्थे चढ़ गया, जिन्होंने शरीर बच्चे पर बुर्दबारी और संजीदगी का ऐसा लिबादा उड़ाया कि उसे अच्छा खासा कार्टून बना दिया। ये कार्टून बनने का किस्सा खुद मिक्स प्लेट में दिया है। किताब में लिखा है कि एक दिन घर घर राब्ता मुहिम के लिए जफर साहब एक घर पे पहुंचे। एक छोटे बच्चे से बात की, उसने बताया कि घर में अम्मी के अलावा कोई नहीं है। जफर साहब ने उस बच्चे से कहा, अम्मी से कहिए बाहर जमीयत के कारकुन आए हैं। बच्चा खुशी से चीखता हुआ अंदर गया, अम्मी अम्मी बाहर जमीयत के कार्टून आए हैं। ये जमीयत का वो सुनहरी दौर था जिसमें निजामत बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझी जाती थी। निजामत और स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन के लिए चुन चुन कर ऐसे नौजवानों को लाया जाता था जिनका तालीमी रिकॉर्ड बहुत शानदार होता था और फिर उनको बहुत सख्त तरबियत दी जाती थी और साथ ही साथ उनका कड़ा एहतसाब होता रहता था। फिर वो जमीयत का चेहरा बन के सामने लाए जाते थे। अच्छा, तरबियत सिर्फ तरबियती निसाब की नहीं थी, सिर्फ तबलीगी लिटरेचर की नहीं थी, बल्कि तरबियत सॉफ्ट स्किल्स की भी दी जाती थी ताकि उनमें एतमाद पैदा हो और वो लोगों तक बात पहुंचाने का सलीका सीखे। इसी किताब में जमीयत के उस नाज़िम का भी जिक्र है जिनमें यूं तो बहुत सारी खुशियात थी मगर मजमे का सामना करते और मजमे के सामने बात करते बहुत घबराते थे। उनकी झिझक निकालने के लिए फैसला ये हुआ कि अगली राब्ता मुहिम में जब घर घर जाएंगे तो अगर किसी घर से कोई लड़का या कोई मर्द न निकला और सिर्फ ख्वातीन से बात कहनी पड़े तो वहां नाजिम साहब जमीयत का हैंडल पढ़कर सुनाने शुरू कर देंगे। मगर
پہلے ہی گھر میں جب ناظم صاحب نے اٹک اٹک کر بہت رونے والے انداز میں ہینڈ بل پڑھنا شروع کیا تو گھر کے اندر سے ایک زنانہ ہاتھ برآمد ہوا. ہتھیلی پر ایک روٹی اور روٹی میں تھوڑا سا سالن دھرا تھا. خیر اس اسٹیج سے نکلنے کے بعد ظفر عالم طلعت صاحب کراچی یونیورسٹی کے شعلہ بیاں مقرر بن گئے. وہ نہ صرف ایک بہت اچھے مقرر تھے بلکہ بہت اچھے منتظم بھی تھے. اور ایک ایسے وقت میں جب یونیورسٹی میں پہلی بار جمعیت کا پورا پینل ہار گیا تھا اور لبرل حاوی ہو گئے تھے، ظفر عالم طلعت یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کونسل کے اسپیکر مقرر ہوئے، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ماہر معاشیات جناب قیصر بنگالی کو شکست دینے کے بعد. مکس پلیٹ میں میاں بیوی کے پیار اور وفا کے کئی خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں. اس میں ذکر ہے کرنل ضمیر کا، جن کے اہلیہ انتقال سے 10 سال قبل ذہنی بیماری کا شکار ہو گئی تھی. ظفر لکھتے ہیں کہ ضمیر صاحب وہ واحد کرنل ہوں گے جو اپنی بیوی سے پٹتے رہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے نہ بیگم کا ساتھ چھوڑا نہ ان کی خدمت چھوڑی. اسی طریقے سے ظفر نے ذکر کیا ہے ڈاکٹر مسز افتخار کا. ان کے شوہر بھی ایک ڈاکٹر تھے، لیکن ایک ہلکے سے ہارٹ اٹیک میں کچھ تھوڑے سے لمحوں کے لیے دماغ کو جانے والی خون کی سپلائی بند ہوئی اور وہ ساری عمر کے لیے کوما کا شکار ہو. وہ 20 سال تک وہ بندہ کوما میں اپنے بستر پہ بے ہوش کر پڑا رہا. اور ظفر لکھتے ہیں کہ ان حالات میں ان کی اہلیہ ان کی پوری طریقے سے خدمت کرتی رہیں، گھر چلاتی رہیں اور بچوں کی اعلیٰ تعلیم دلواتی رہیں. اور اسی دوران جب ان کے شوہر کوما میں پڑے ہوئے تھے، ان کا منجلا بیٹا جس کو انہوں نے بنگلہ دیش بھیجا تھا اعلیٰ تعلیم کے لیے، اتفاق سے حسینہ واجد کی حکومت آئی، اس کو ہاسٹل سے لوگ اغوا کر کے لے گئے. پھر نہ کوئی موت کی اطلاع ملی نہ کبھی کوئی لاش ملی. ایک ماں نے اپنے کلیجے پر پتھر رکھ لیا. ظفر بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے والد آخری ایام میں شدید بیمار ہو گئے تھے، ان کے منہ سے خون بھی آنے لگا تھا، اور ان کی بیگم نے ظفر کے والد یا اپنے سسر کی بہت خدمت کی، جس کی وجہ سے انتقال سے 1 ہفتہ پہلے ان کے والد نے ان کی والدہ اور بہنوں کو بلا کر ان کی بیگم سے کہا کہ بیٹا ہم تم سے بہت خوش ہوئے، تم نے ہماری بہت خدمت کی، اللہ تمہیں بہت خوش رکھے گا. واقعی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جن بہوؤں کو ان کے ساس سسر مرنے سے پہلے یہ گواہی دے کر مرے کہ بیٹا تم نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تو وہ ہمیشہ خوش رہتی ہیں. ان کی دعائیں نہ صرف ایک دنیا میں قبول ہوتی ہیں بلکہ اگلی دنیا میں قبول ہوتی ہیں. اچھا، 388 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں صرف 153 صفحات کے اوپر 24 خاکے ہیں. کاش اس نے ان بقیہ لوگوں کے بھی کچھ خاکے لکھے ہوتے جنہیں وہ اچھی طریقے سے جانتا تھا. اس کتاب کو پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ظفر کا ادبی نشستوں میں بہت آنا جانا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ان ادبی نشستوں میں اور شعری نشستوں میں وہ بہت قریب سے جانتا تھا بہت بڑے بڑے ناموں کو، ڈاکٹر اسلم فروخی، پیرزادہ قاسم، احمد حمدانی، رضی اختر شوق، محسن صدیقی، شامل فاروقی، شان الحقی، رسا چغتائی، سلیم کوثر، سلیم احمد، احمد امیش، پروفیسر جعفر علی، شعلہ بدایونی، تصدق احمد خان، پروفیسر ممتاز حسین، ساقی فاروقی، مسعود احمد برکاتی، شاہدہ تبسم، جمال پانی پتی، اظہر صدیقی، اطہر نادر، جاوید وارسی، عباس رضوی، قمر جمیل، مظفر عارف، انور فخری. صرف یہی نام نہیں بلکہ ظفر کے اعزاز میں اسلام آباد میں کوئی دعوت افطار ہوئی، اور اس میں ان سابقین جمعیت نے جو بوڑھے لڑکوں کی فہرست میں آ چکے تھے، جن جن لوگوں کو ظفر کے حوالے سے یاد کیا وہ بھی نام عجیب و غریب ہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ اس محفل میں یاد کیا گیا عبد المالک مجاہد کو، زاہد حسین بخاری کو، جاوید ہاشمی کو، تنویر عباس تابش کو، شفیع نقی جامعی کو، اکرم کلہوڑی کو، سید محمد سمین پاشا کو، ظہور عالم کو، تسنیم احمد کو، صفدر لودھی کو، محمود احمد اللہ والا کو، قاسم سید کو، قیصر خان کو،
मरहुमा उनैजा सिद्दीकी को, हुस्न अख्तर को, किशोर सुल्ताना को, और बचल लगारी को, हुसैन अफ़गानी को, ताहिर मसूद को, महमूद गजनवी को, जहांजेब को, अली हैदर शाह को, भाई अब्दुल मतीन को, अहमद शाह सिद्दीकी को, यहिया बिन ज़करिया को, हत्ता के अल्ताफ हुसैन साहब को भी। इतने लोगों को वो अच्छी तरीके से जानता था, मगर उसने उनके खाके न लिखे। अगर वो खाके लिख देता तो यकीनन उनकी जात के कई पहलू लोगों के सामने आ जाते। इसकी वजह मुझे मालूम है कि उसने वो खाके क्यों न लिखे। बात यह है, जफर ने ये किताब मुरतब करने में बहुत देर कर दी, और इतनी देर कर दी कि उसके पास किताब में डालने के लिए सिर्फ पिछले मज़ामीन और कॉलम थे, जिसको उसने जहां है जैसा है की बुनियाद पे मिक्स प्लेट में डाल दिया। उसने इस किताब को न तो खाकों के मजमूए की हैसियत से मुरतब किया और ना ही अपनी सरगुज़श्त की तरह। असल में बीच में एक हादसा ये हो गया था कि जफर को शदीद किस्म का कोरोना हो गया। कोरोना के खिलाफ उसने 40 दिन तक मौत को बहुत करीब से देखा, और जिंदगी की जद्दोजहद में वो पूरी दुनिया से कट कर करंतीने में था, जहां उसकी मुस्तकिल साथी और रफीक उसकी ऑक्सीजन से लड़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह जफर कोरोना से तो बाहर आ गया, लेकिन वो जो कोरोना के बाद के असरात और कोरोना की जो दवाइयों के असरात थे, उससे जफर आज तक नहीं निकला है, और वक्तन फ़वक्तन उस पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के प्रॉब्लम उठते रहते हैं, और उसके बदन में काफ़ी क़ुव्वत मुज़ाहमत कम हो गई है। तो मैं बता ये रहा था कि कोरोना और इंसदाद कोरोना की अदवायात ने जफर को अंदर से बुरी तरीके से तोड़ दिया। उसके आसाब और उसके हाफजा दोनों बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुए। पोस्ट कोरोना पेचीदगियों के बायस अक्सर बेशतर उसकी ज़िंदगी सिर्फ अपने बिस्तर तक महदूद हो जाती है। मैं जफर के चाहने वालों से और इस किताब को पढ़ने वालों से ये कहूँगा कि अगर वो चाहें तो मुझसे इनबॉक्स पे जफर का नंबर ले लें और उसे अपने ऑडियो वीडियो पैगाम भेजकर व्हाट्सएप कॉल ना करें। मुमकिन है कि वो आपकी कॉल उस वक्त अटेंड करने के पोजीशन में ना हो। अपने ऑडियो वीडियो पैगाम भेजकर अपनी मोहब्बत के फूल उस तक पहुँचाएँ, अपनी मोहब्बत का इजहार करें और उसकी हौसला अफजाई करें। क्यों? इसलिए कि जफर तो यारों का यार है। जफर तो उन लोगों में से है जो अपने मुखालिफिन के दुश्मन नहीं होते हैं, बल्कि मुखालिफिन की भी जान और माल और इज्जत के मुहाफिज होते हैं। ये किताब पढ़कर मुझे अंदाजा हुआ कि जफर की यादाश्त कितना जवाब दे चुकी है। खुद उसे अपनी जिंदगी के अहम तरीन वाक़यात याद न थे इस किताब में डालने के लिए। जब जफर कराची यूनिवर्सिटी में इस्लामी तलबा के नाजिम थे, तो वो दौर वो था कि जब आहिस्ता आहिस्ता कराची यूनिवर्सिटी से जमीयत का देश निकाला हो रहा था। पहला झटका तो खैर लिबरल ने दिया था, लेकिन सही मानों में जो उसे टक्कर के लोग मिले वो APMSO वालों के थे, और APMSO ने कराची यूनिवर्सिटी से जमीयत को निकाल बाहर किया। आज शायद किसी को इस बात का यकीन नहीं आएगा कि मुखालिफिन का एहतराम कैसे किया जाता है। एक ऐसा भी वक्त आया कि कराची पुलिस अल्ताफ हुसैन साहब को तलाश कर रही थी, जो भुट्टो के खिलाफ तहरीक चला रहे थे, और जफर आलम तलत ने अल्ताफ हुसैन साहब को नॉर्थ नाजाबाद के एक रुकने जमात इस्लामी के घर में कई दिन तक रुपोश रखवाया था। ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो रुकने जमात मोहम्मद अहमद सिद्दीकी मरहूम मेरे सगे मामू हैं। मैं एक बार घर गया तो मालूम ये हुआ कि उनके बेडरूम में कुछ मेहमान ठहरे हुए हैं, और वो खुद आधी तौर पे एक दूसरे कमरे में मुंतकिल हो गए हैं। उस कमरे में जहां अल्ताफ हुसैन साहब रूपोश थे, वहां कभी कभार दाल के दिलदादा अल्ताफ हुसैन साहब के नारों की आवाजें आया करती थी, टीमा नहीं दाल भेजो। और ये आवाजें बावर्ची खाने में पहुंचती थी, जहां मेरी दूध शरीक बहन, बड़ी बहन मरहुमा उनैजा सिद्दीकी, जो इस्लामी जंग तलबा की बहुत नुमाया शख्सियात में थी, लीडरों में से थी, और बड़ी शोला बयां मुकर्रर थी पूरे कराची लेवल पे, वो अल्ताफ भाई के लिए रोटियां पका रही होती थी। मैंने वो वक्त भी देखा, और फिर वो वक्त भी देखा जब कराची में एक ऐसी हवा चली कि पूरा शहर मुहाजिर हो गया। पूरे पूरे महल्ले अल्ताफ भाई के चाहने वालों के थे
इक्का दुक्का मुखालिफ या तो खुद ही महल्ला छोड़कर चले गए या उन्हें महल्ला छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। ऐसे में नाज़िमाबाद नंबर 1 में एक हादसा होते होते रह गया। वो ऐसे कि वहां एक मकान में एक अकलौता जमातियों का मकान था जिसमें मेरे सारे कजन रहते थे, और शायद वो जो बचपन की दोस्तियां थी, एक दूसरे से बात था, उसमें कभी उनकी महल्ले के लड़कों से कोई गर्मा गर्मी हो गई मुहाजिर नान मुहाजिर पर। बात कुछ तलखी में बढ़ी तो महल्ले के लड़के तो पीछे हट गए, बाहर के इलाके के कारकुनान को ड्यूटी दे दी गई, जिन्होंने असलहे समेत उस घर का मुहासरा कर लिया कि अब ये घर खाली करना होगा, इस घर में कोई जाएगा नहीं, जिंदा छोड़ेंगे, और इस घर में वापस आने के लिए भी कोई बाहर नहीं निकलेगा, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब ये घर खाली करना है। बात घंटों की होती तो चलो सुन आती थी, जब दिनों पे निकली और इलाके पुलिस से भी कोई हेल्प न मिली तो मैं भागा भागा जफर आलम तलब के पास गया। जफर आलम तलब के भतीजे वकील अहमद जमाली न सिर्फ ये एमक्यूएम के बहुत टॉप के लीडर थे बल्कि मेंबर सूबाई असेंबली भी थे, और जफर ने वकील अहमद जमाली से कहा कि ये मसला फौरी हल करवाओ। वकील अहमद जमाली साहब ने कहा यह इलाकाई मसला है, वहाँ के लड़के मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर कुछ कर सकता है तो नाज़िमाबाद की यूनिटी कर सकता है। लेकिन फिर जफर की हिदायत पर वो मेंबर सूबाई असेंबली जो बहुत बड़े लीडर थे एमक्यूएम के, मेरी पुरानी एफएक्स में मेरे साथ वाली सीट पर बैठकर आमिर खान से मिलने अलकरम स्क्वायर चले गए, क्योंकि आमिर खान ही कोई मसले का हल निकाल सकते हैं। मुझे आज तक याद है कि जब मेरी वो पुरानी सी एफएक्स जिसमें मेरे साथ मेंबर सूबाई असेंबली बैठा हुआ था अलकरम के रैंप पे चढ़ी थी, तो सामने से एक मोटरसाइकिल सवार नीचे उतर रहा था। वकील अहमद जमाली साहब ने बड़े जोर से कहा, अरे आमिर भाई तो जा रहे हैं। मुझे कुछ पता नहीं, मैंने गाड़ी की हेडलाइट से 2-3 दफा फ्लिकर किया उनको ताकि मैं उनको रोक सकूं। वकील अहमद जमाली साहब के होश उड़ गए, कहने लगे ये क्या किया आपने, आमिर भाई को फ्लिकर कर दिया। खैर आमिर खान ने तहम्मुल से सारा मसला सुना, नाज़िमाबाद यूनिट को हिदायत दी कि वो मुहासरा फौरन खत्म कर दिया जाए, ये वो मसला रफा दफा हो गया। हालांकि कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उस दौर में सियासी दर्ज हरारत इतना गर्म था कि एमक्यूएम पूरे शहर पर और पूरे शहर वालों के दिलों पर राज करती थी। एमक्यूएम के आमिर खान एक जमाती घराने की जान और माल के तहफ्फुज़ के लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे, हमने ये मंजर भी देखे हैं। ये तो जफर की जिंदगी के वो 2 अहम वाकयात हैं जिसमें मैं गवाह हूं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैं एक किरदार भी हूं जो मेरी नजरों के सामने से गुजरे और जफर उसे किताब में डालने से भूल गए। जब मैंने उनसे पूछा कि जफर तुमने इतनी अहम बातें किताब में क्यों न लिखी, तो वो हंसने लगे, कहने लगे मैं भूल गया था। अच्छा ठीक है, तुम इसे अपने तबसरे में डाल लेना, मेरी दस्तियात है। मुझे अंदाजा ही हुआ कि जफर के हाफजे पे कितना बुरा असर पड़ा है कोरोना के वाक़े के बाद से। अल्लाह ताला जफर भी जल्द से एहतियाती दे ताकि वो इस किताब का दूसरा हिस्सा भी लेकर आए और हमें उनकी भरपूर जिंदगी के बकिया वाक़यात भी सुनने को मिले और बकिया किरदारों की तफसील। मिक्स प्लेट की कीमत 1000 रुपये है। इसके नाशिर नेकी फाउंडेशन गुरबत टाउन कराची है। इसे आप मोबाइल नंबर 034529798833 पर राब्ता करके मंगवा सकते हैं। अगर आप जफर आलम तलब को जानते हैं या उसके जानने वालों को जानते हैं तो अपने फेसबुक पेज और दीगर सोशल मीडिया पर जफर आलम तलब की किताब मिक्स प्लेट का ज़्यादा से ज़्यादा तारुफ फैलाइए। या